हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2026 का पेपर और 17 मई 2026 को पेपर ये हुआ है जेई एडवांस का। दुनिया का सबसे टफ एग्जाम जो कि सेकंड लेवल पे आता है, आज हम उसी पेपर का डिस्कस करेंगे। दूसरी बात बच्चों को ये अच्छा होती है कि ये पेपर जो है किस लेवल से आता है, कौन सी बुक से आता है। बच्चे क्या होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और खरीद तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। उनको ये जानकारी नहीं होती कि हमें कौन सी चीज छोड़ के चलनी है, कौन सी चीज पढ़नी है। बहुत मैटर करता है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये भी कि बच्चों से कहता हूँ कि कुछ चीजें छोड़कर चलना भी एक सफलता का राज होता है। और इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक हम ज्यादा पर ध्यान देना चाहिए और कौन से टॉपिक को कितनी गहराई तक हमें रीड करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आगे मैं इस चीज पर डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं 2026 के एडवांस के पेपर पर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से, किस बुक से आए हैं और कौन सी बुक को हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, ये एक पहला क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। आप 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा को। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक लगे हैं, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है, आपको सही से पता होगा कि भाई फॉर मैक्सिमा मिनिमा एडेस एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं। सबसे पहली बात यह कि पूरे 11th-12th के मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन की पूरी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है तो वो कम से कम 50% मैथ के पोर्शन पे कवर कर लेगा, मतलब उसको अच्छी से चीजें समझ में आ जाएंगी। यदि अगर हम डिफरेंशिएशन को जीरो के ऊपर रखते हैं तो वहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होती है। अब उसने कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ मींस एफ डैश एक्स की बात कर रहा है वो, कि एफ डैश एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो उसने एफ डैश एक्स के बारे में बात करी है, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि एफ डैश एक्स के इंक्रीजिंग के लिए डबल डिफरेंशिएशन जो एफ डबल डैश एक्स होता है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। जिसको इन सब की जानकारी है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये है 11th का कॉनिक सेक्शन। अब इसमें क्या 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 चीज थी भाई, इसमें आपको दिया हुआ है पैराबोला गिवन है, दूसरा इसमें आपके पास सर्किल गिवन है, तीसरा आपके पास इलिप्स गिवन है, और उसने कहा है टेंजेंट की बात। तो इसका मतलब कॉनिक सेक्शन 3 दे दिए। फिर उसके बाद टेंजेंट की बात करी है। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। किसी भी कर्व का हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट की बात कर रहा है वो पॉइंट अगर हम डिफरेंशिएशन के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास में टेंजेंट निकल के आता है, मींस उसका स्लोप निकल के आता है, जिसे हम एम से शो करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देंगे भाई, ये टेंजेंट और नॉर्मल का चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें डीवाई ओवर डीएक्स को यूज किया गया है। और डीवाई ओवर डीएक्स जो होता है वो एम के इक्वल होता है, जिसे हम स्लोप कहते हैं टेंजेंट का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए कैसे कि यदि अगर मान लीजिए कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है, इस टाइप से कोई एक कर्व दिया हुआ है और मुझे इस कर्व में टेंजेंट निकालनी है यहाँ पर, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा और ये वाला जो पॉइंट है जिस पर मुझे टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट डिफरेंशिएशन के अंदर रख दूंगा, दिस इज एम निकल के आता है। और तीनों पे जो एम दिए हुए हैं वो 4 दिया है, इस पर 4 दिया है, यहाँ माइनस का 1 दिया है, और यहाँ भी जो वैल्यू दी है वो माइनस का 1/2 दी है। तो जिन जिन पॉइंट पर ये स्लोप गिवन है वो पॉइंट भी आपको दे दिए हैं। क्या है, P दिया है, फिर उसके बाद Q दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया है R। तीनों पॉइंट की बात की गई है। तीनों पॉइंट निकालने के बाद में उन तीनों पॉइंट से सर्किल पास होता है। तो तीनों पॉइंट की सिचुएशन जब हम तीनों पॉइंट निकाल लेंगे तो तीनों पॉइंट की सिचुएशन पता चल जाएगी। उस तीनों पॉइंट से हम सर्किल फाइंड कर सकते हैं कि किस कहाँ सर्किल कैसे है। अब देखिए कैसे, एक हमारे पास में कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, इसमें क्या थी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन थी, मैंने डिफरेंशिएट किया, P पॉइंट आ गया। सर्किल की इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया और पॉइंट रखा, Q पॉइंट निकल के आ गया। अब आपके पास में ये गिवन है इलिप्स, और यहां से मैंने डिफरेंशिएट किया और m की वैल्यू रखी, m की वैल्यू यहाँ दी, ये दी 4, यहाँ -1, यहाँ -1/2। फिर उसके बाद में मैंने स्लोप रख करके, मतलब जो m की वैल्यू दी थी वहां से मैंने PQR निकाल लिया। अब देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन ने क्या ट्विस्ट लिया कि PQR मैंने एक ग्राफ पेपर ड्रॉ किया। अब जब मैंने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल से बनने वाला जो सर्किल होता है तो उसकी जो डायमीटर होगी वो ये होगी, ये पॉइंट ओ है। तो अब हम राइट एंगल में डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्या है, ये था मैट्रिक्स का क्वेश्चन।
मैट्रिक्स जो है वो 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 3x3 की, उससे आपको कौन कौन सा है क्या ऑब्टेन्ड बाय द परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन a का डिटरमिनेंट होता है। अगर मैं a से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो a इनवर्स इनटू a इनवर्स इनटू इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, और ये आइडेंटिटी तभी होता है कि a इनटू एडजॉइंट अपॉन a का डिटरमिनेंट। अब आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस, आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस, तो आइडेंटिटी जब इक्वल टू दिस होता है तो a का डिटरमिनेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये भी 0 के इक्वल देगा, ये भी 0 के इक्वल देगा, और ये भी 0 के इक्वल देगा। एक बी ऑप्शन रहता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पिछली बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब उसका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ये कॉट इनवर्स एक्स है, तो जो फॉर्म यहाँ है उसी फॉर्म का अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। यह साइन है तो यहाँ भी साइन इनवर्स होना चाहिए, ये साइन है तो यहाँ भी साइन इनवर्स होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कोड को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे कब, यदि अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है भाई, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू तो -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की 0 से पाई, कॉट इनवर्स की 0 से पाई। अब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, जैसे कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स की 0 से पाई होती है, तो हम इसको 0 से पाई के बीच में लेके आएंगे पहले, फिर उसके बाद में कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन भाई जैसे, अच्छा ये तो बहुत ही आसान था कि ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो π/4 हो जाएगा 2 पाई, π/2 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगी। तो ये तो आसान था। अब 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स sin 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग करके आप यहाँ पर साइन में कन्वर्ट हो गया। तो जब साइन में कन्वर्ट हो गया तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने एक चीज भी आपको ये बताई कि यदि अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये है वही उसी फॉर्म में होना चाहिए, अगर ये कॉट इनवर्स है तो कॉट होना चाहिए, अगर साइन है तो साइन इनवर्स होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका प्लेन का। प्लेन में क्या है, अब आपको ये है 12th का टॉपिक, तो 12th का है, इसमें आपको प्लेन और स्ट्रेट लाइन की जानकारी होनी चाहिए। तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन, जिस बच्चे को प्लेन और स्ट्रेट लाइन की जानकारी है वो इसको वो बच्चा इसको आसानी से कर सकता है। अब सबसे पहली बात होती है, पहले स्ट्रेट लाइन समझिएगा कि किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक लाइन है और ये लाइन जो है वो एक्स1 y1 से पास होती है, इसके डीआरएस ए बी सी है, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c होती है। ये लाइन की इक्वेशन होती है, a b c इस लाइन के डीआरएस होते हैं। दूसरी बात क्या है, उसने कुछ बातें कही हैं क्या, कि ये जो लाइन है प्लेन पर लाई करती है, तो उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यदि अगर कोई लाइन प्लेन पर लाई करती है तो क्या कंडीशन होगी, देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई प्लेन की इक्वेशन आपके पास में दी है ax प्लस by प्लस z प्लस d इक्वल टू 0। अब ये प्लेन में ए बी सी क्या है, तो ए बी सी मान लीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन में जो ए बी सी है, तो वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द प्लेन। तो किसी भी प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके जो डीआरएस होते हैं वो ए बी सी को शो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है और इस प्लेन पर ये लाइन लाई करती है। अब जब प्लेन पर लाई करती है तो जो लाइन पर जो पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है कि वो प्लेन पे भी लाई करेगा। तो पॉइंट ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है आपका, ये कहां पर है, लाइन पर है। चूंकि लाइन लाई करती है प्लेन पर, सो पॉइंट लाई करेगा प्लेन पर, चूंकि जो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा वो प्लेन पर भी लाई करेगा। दूसरी बात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब होता क्या है कि इस लाइन के जो डीआरएस होंगे और प्लेन के जो डीआरएस है वो ये है, लाइन के डीआरएस ये वाले और प्लेन के डीआरएस ये वाले, एंगल कितने डिग्री का बना,
90 डिग्री का। तो जब वो डीआरएस आपस में 90 डिग्री पे बनाते हैं तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 होता है। ये वाला केस आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, अब आता है इसमें एक डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा कि किसी भी प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए यही कोई प्लेन है, अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, D/√A² प्लस B² प्लस C²। एक तो ये लगा। अब आता है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए, मान लीजिए दो प्लेन है आपके, मैं यहाँ A1 B1 C1 कर दूं और D1 कर दूं, दूसरा प्लेन A2 B2 C2 करके दूसरा प्लेन निकाल लूं, तो उनके बीच में जो एंगल निकालते हैं वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये है प्लेन का कॉन्सेप्ट निकालने का। अगला क्या है, अच्छा दूसरा इसमें एक चीज भी कही गई है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये वाला जो इक्वेशन है आपकी प्लेन की, इसको लेकर के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसकी एक फुल वीडियो बनाई है, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, ये है 11th का कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का। इसमें क्या है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब इसको हम बहुत सारे, अब जैसे कि उसने कहा है कि भाई fx जो है एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, fx आर्बिट्रेरी फंक्शन है और gx क्या है हमारे पास ये है, तो gx के बारे में आपके पास में ये ऑप्शन गिवन है, और fx क्या कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो सकता है। तो मैं fx की जगह अपनी तरफ से कोई एक फंक्शन लेट करके भी इस ऑप्शन को ट्रेस कर सकता हूं, और इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी जाकर के आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। ये PYQ 2023 में 12 अप्रैल को शिफ्ट 1 का पेपर जो हुआ है उसमें से आपका इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब जैसे आपके पास में m की वैल्यू ये गिवन है, अब इसी तरीके से अगर m2 निकालो तो ये आएगा, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद m की पावर k, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई m की पावर 26, तो m की पावर यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ 26, यहाँ 26, यहाँ 26, यहाँ 26, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर जब m की पावर k आ जाएगा, फिर समेशन निकाल सकते हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर 26 तक, तो सब k की वैल्यू यहाँ भी समेशन हो जाएगा, यहाँ भी समेशन हो गया, यहाँ भी समेशन हो गया, यहाँ भी समेशन हो गया। तो समेशन निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, a के, b के, c के, d के मान आ जाएंगे, तो यहाँ से इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखिए, ये है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और ये है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, अब आपके पास में fx की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक थोड़ा सा हल्का सा ग्राफ आना चाहिए। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो आसानी से ट्रेस किया जा सकता है कि किस पॉइंट पर ये ग्राफ टूट रहा है और किस पॉइंट पर ये शार्प पॉइंट बन रहा है। तो जहां शार्प पॉइंट बनता है तो वहां नॉट डिफरेंशिएबल होता है, और फंक्शन जहां टूट जाता है वहां वो नॉट कंटिन्यूस हो जाता है। जैसे क्या होता है कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन तो टोटल कंटिन्यूस हो गया, ये तो हमेशा कंटिन्यूस हुआ। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस पॉइंट पर टूट जाता है, तो इसका मतलब दो पॉइंट पर ये ग्राफ टूटा, तो इसलिए अल्फा की जो वैल्यू आती है वो 2 आई। तो शार्प पॉइंट कहाँ बनेगा, मॉड एक्स का ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है, एक्स माइनस 1 का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ बना वो ये बना। तो इसने 3 पॉइंट पर शार्प पॉइंट बनाया, एक तो यहाँ बनाया शार्प पॉइंट, एक यहाँ बनाया शार्प पॉइंट, एक यहाँ बनाया, और ये वाला जो पॉइंट था ये एक ही पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों जगह ओवरलैप हुआ। तो इसका मतलब जो 3 पॉइंट हुए, एक ये और एक ये वाला पॉइंट, तो इसलिए बीटा की वैल्यू 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा पास 5 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 11th ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। जो बच्चे एग्जाम्पल्स को आर डी शर्मा की बुक से अगर एग्जाम्पल्स भी ढंग से कर ले तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस क्या है, ये भी 11th का ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल्स है, उसी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें करते क्या है, जैसे उसने कहा कि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स माइनस 1 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आता है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। अब इसमें क्या होता है कि मैंने इसकी पूरी डिटेल की एक वीडियो बनाई है, तो अब इसमें देखिए क्या
कि यदि अगर मान लीजिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की होल पावर 2026 और 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की होल पावर 2026 है, तो ये और ये दोनों अल्फा और बीटा के ही इक्वल आएंगे निकल करके। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही होगी। अब क्या है कि यदि अगर ये ऑड नंबर हो जाए, ये वाला जो पावर है ऑड नंबर हो जाता है, तो उसकी जो इक्वेशन निकल के आती है एक्स वाला जो पार्ट होता है वो माइनस के हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। बाकी इनकी जो डिटेल्स में जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सेट, मतलब ये इक्वेशंस आपके पास गिवन है, कितने रूट्स इसके होंगे, एक्स के कितने रूट्स होंगे, ये इसने पूछा है। तो एक इक्वेशन है sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 4x इक्वल टू 1 और ये इंटरवल इसका गिवन है। तो ग्राफ से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटरवल क्या दिया, माइनस पाई से लेकर के पाई तक। तो माइनस पाई से पाई के बीच में और माइनस पाई और पाई सहित कितने ऐसे एंगल्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पाई, पाई बाई 2, माइनस पाई और 0 और माइनस पाई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए इसके वो 5 हुए। इसी तरीके से दूसरी वाली जो इक्वेशन है हमारे पास में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 6 प्लस 1, इसका इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक के कितने एंगल्स हैं, इनके बीच में भी कितने एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 रूट्स हैंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा हमारे पास में क्या, cos की पावर 6 cos की पावर x, हाँ दूसरा ये वाला देखिए, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, तो 6 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का cos 3x इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन तभी होनी चाहिए यदि अगर इसकी वैल्यू यदि अगर 2 आती हो और ये 0 हो, तो इसका मतलब sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 और cos 3x की वैल्यू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x बाई 2 की वैल्यू 45 डिग्री होगी और 135 डिग्री होगी। तो यानी कि x बाई 2 की वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस के 90 डिग्री और प्लस माइनस का ये आपका और 270 डिग्री, दो तीसरे एक साथ। हाँ, इसका मतलब x की इतनी वैल्यू पर ये कंडीशन और ये कंडीशन को फॉलो करेगा। जब ये चीज फॉलो होगी तो ये पूरी कंडीशन यानी कि ये पूरी इक्वेशन फॉलो होगी। तो यहाँ से 2 ये होगा, 2 ये 4 हो गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 2 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x, तो पूरी इक्वेशन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 16 क्वेश्चन था ये कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन था। तो इसका मतलब उसमें सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस गिवन है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होगी अगर इन चारों की, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आया, मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया और इसमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन आया। अब आराम से आप ये गैस कर सकते हैं कि हमें किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस लेवल तक फोकस करना चाहिए।